हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 के लिए बीएस सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें हम आज यूनिट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको स्टैंजा फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। जो आपका यूनिट नंबर 1 है उसको ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। 2 पार्ट्स में आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम स्टैंजा फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं जो कि आपका यूनिट नंबर 2 है। इसके अलावा भी आपके अदर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू बैच की हमारे चैनल पे चल रही हैं, तो उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। स्टैंजा फॉर्म्स में आपको 4 तरीके के स्टैंजा फॉर्म्स यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। पहला आपका है द हीरोइक कपलेट, दूसरा आपका है ब्लैंक वर्स, तीसरा आपका है द स्पेंसेरियन स्टैंजा और चौथा आपका है टर्जा रायमा। तो आज हम इन चारों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इनका आपको बहुत डिटेल नोट्स वीडियो में मिलेगा। तो आपके लिए नोट्स बनाया है, आप एग्जाम के लिए स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम द हीरोइक कपलेट को पढ़ते हैं। हीरोइक कपलेट को हिंदी में वीर दोहे भी कहा जाता है। देखो स्टैंजा फॉर्म ये एक तरह का होता है और स्टैंजा तो आप जानते ही हो। देखो जब भी कोई आप पोएम पढ़ते हो उसका अलग अलग स्टैंजा होता है। बहुत सारे स्टैंजे 2 लाइन के, कुछ 3 लाइन के, कुछ 4 लाइन के, कुछ 8 लाइन के, इस तरीके के होते हैं पोएम्स के अंदर, तो उसको हम स्टैंजा कहते हैं। तो स्टैंजा में भी अलग अलग तरीके का स्टैंजा होता है। राइमिंग स्कीम के बारे में आप इसके पहले वाली वीडियो में यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आप ये तो जानते हैं कि पोएम्स जो होती है उसकी राइम भी मैच करती है। लास्ट वर्ड जो होता है अगली लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करता रहता है। तो उसके कुछ अलग अलग रूल्स हैं जो मैं आपको इसके पहले वाली सारी वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए द हीरोइक कपलेट को पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। ए हीरोइक कपलेट इज ए पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, ए पोएटिक मीटर दैट इज यूज्ड इन इंग्लिश पोएट्री। जो वीर दोहे होते हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं और ये पेयर होता है ऑफ राइमिंग लाइंस का, यानी कि इसमें तुकबंदी होती है। तुकबंदी का मतलब देखो, जो हीरोइक कपलेट होता है वो 2 लाइन का ही होता है और पहले वाली लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है दूसरी वाली लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये राइम कर रहा है, लास्ट वर्ड मैच कर रहा है। तो जो हीरोइक कपलेट होता है ये आयम्बिक पेंटामीटर में राइमिंग पंक्तियों के साथ एक जोड़ी होती है 2 लाइन की, और एक काव्य मीटर है, ये एक पोएटिक मीटर है दैट इज़ यूज्ड इन इंग्लिश पोएट्री, जो कि इंग्लिश कविता में प्रयोग की जाती है। इन दिस फॉर्म, इस रूप में देयर आर 2 लाइन्स राइमिंग इन द एंड। यहाँ पर 2 लाइन्स होती हैं जो राइम करती हैं इन द एंड, अंत में, यानी 2 लाइन का होता है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। बोथ द लाइन बीइंग एम्बिक पेंटामीटर, और ये दोनों ही लाइन बीइंग यानी शुरू होती है एम्बिक पेंटामीटर से। ए पेंटामीटर इज ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 5 फीट एंड इफ ईच वन ऑफ दिस 5 फीट इज एन आइम्ब और एम्बिक फुट द लाइन बिकम एम्बिक पेंटामीटर। देखो ये जो पेंटामीटर होता है बना होता है 5 फीट का, 5 फीट का, और इसमें क्या होते हैं 10 सिलेबल्स होते हैं। हर एक लाइन में क्या होते हैं 10 सिलेबल्स होते हैं और 5 उसमें क्या होती हैं एम होती हैं। द आयम्बिक इज मेड ऑफ 2 सिलेबल्स, और जो आयम्बिक होता है वो बना होता है 2 सिलेबल्स का। द फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड एंड द सेकेंड स्ट्रेस्ड, और जो पहला सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड यानी तनाव रहित होता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप कहीं का अगर लिखा हुआ है की लिखा हुआ है तो आप छोटी की मात्रा है तो आप की पढ़ते हैं, थोड़ा उस पर तनाव डालते हैं। बड़ी की मात्रा है तो आप की पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो जो हीरोइक कपलेट होता है ये 2 लाइन का होता है और ये इसके जो एम्बिक होते हैं ये बने होते हैं 2 सिलेबल्स के, यानी 2 शब्दों के। द फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड, और जो पहला सिलेबल होता है वो तनाव रहित होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है। एंड द सेकेंड स्ट्रेस्ड, और दूसरा जो होता है वो तनाव के साथ होता है। देयर इज ए पॉज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन इंडिकेटेड बाई ए कॉमा, और जो पहली लाइन होती है इस हीरोइक कपलेट की वो रुकती है इंडिकेटेड बाई ए कॉमा, एक कॉमा पर। जैसे अगर 2 लाइन का कोई स्टैंजा लिखा हुआ है तो पहली वाली लाइन लिख के हम कॉमा लगाते हैं, दूसरी वाली लाइन लिख के स्टैंजा जहाँ खत्म होता है वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हीरोइक कपलेट होता है क्योंकि ये 2 लाइन का होता है और इसकी राइमिंग मैच करती है। पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन के साथ तुक बनती है। तो यहाँ पर जो पहला स्टैंजा होता है वो कॉमा के साथ रुकता है। एंड देयर इज ए पॉज एट द एंड ऑफ द कपलेट इंडिकेटेड बाय ए फुल स्टॉप,
और ये पॉज होता है, रुकता है एट द एंड, अंत में ऑफ द कपलेट, कपलेट के इंडिकेटेड बाय ए फुल स्टॉप के साथ। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी नोट किया है आपको अच्छे तरीके से समझाने के। देखिए विलियम शेक्सपियर का नाम आप सभी लोग सुन चुके हैं, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और शेक्सपियर को नहीं जानते ये तो नामुमकिन है। तो इन्होंने जितनी भी इंग्लिश सोनेट लिखी है वो हमेशा ही एक कपलेट के साथ एंड होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर की आपके इस सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है और आपको पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से। तो ये जो सोनेट है इसकी भी जो लास्ट स्टैंजा है वो एक हीरोइक कपलेट है। यहाँ पर देखो यही इनके सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का लास्ट स्टैंजा है और ये स्टैंजा हीरोइक कपलेट है। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, फिर कॉमा लगा हुआ है पहली लाइन में कॉमा, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर देखो पहली वाली लाइन का लास्ट वर्ड प्रूव्ड, दूसरी वाली लाइन का लास्ट वर्ड लव्ड। तो यहाँ पर राइम हो रहा है, हमारा बोलने का जो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो जाके मैच कर रहा है दोनों लास्ट वर्ड, और ये होता है हीरोइक कपलेट। ये 2 लाइन का ही होता है और ये याद रखिएगा शेक्सपियर के हर एक सोनेट हीरोइक कपलेट पर ही फिनिश होते हैं। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है हिस्ट्री और यूज ऑफ कपलेट। तो ये आप हिस्ट्री भी पूछे एग्जाम में तो आप यही लिख सकते हैं, अगर यूज भी आपसे पूछे कपलेट का तो आप यही बात लिख सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय जेफरी चौसर। देखिए जेफरी चौसर ने सबसे पहले अपने वर्क में हीरोइक कपलेट का यूज किया था, जिसमें से द कैंटरबरी टेल्स, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि जेफरी चौसर की बहुत ही फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज सबसे पहली बार किया। उसके अलावा इन्होंने लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में भी हीरोइक कपलेट का यूज किया था। तो ये सारे 2 वर्क्स जो हैं जेफरी चौसर के हैं जिसमें उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज सबसे पहली बार किया। उसके अलावा स्पेंसर एंड सिडनी आल्सो यूज्ड इट इन देयर सोनेट्स, और जो स्पेंसर और सिडनी थे उन्होंने भी हीरोइक कपलेट का यूज अपने सोनेट्स में किया है। शेक्सपियर यूज्ड इट इन हिज सोनेट्स, और विलियम शेक्सपियर ने हमेशा ही अपने सोनेट्स के लास्ट स्टैंजा में हीरोइक कपलेट को ही रखा है। 16th सेंचुरी मेनी राइटर्स यूज्ड इट इन देयर लिरिक एंड सोनेट्स। तो 16th सेंचुरी के बहुत सारे राइटर्स थे, पोएट थे, जिन्होंने अपने लिरिक्स और सोनेट्स में भी यूज किया है हीरोइक कपलेट को। सोनेट्स भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, लिरिक्स भी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, जो आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने भी अपने वर्क्स के अंदर हीरोइक कपलेट को यूज किया है। तो ये है यूज ऑफ कपलेट। तो चलिए अब ब्लैंक वर्स को पढ़ते हैं। आपका सेकेंड स्टैंजा फॉर्म है द ब्लैंक वर्स। तो ये भी एक स्टैंजा फॉर्म होता है। तो ये किस तरीके का स्टैंजा फॉर्म होता है अब इसको समझिए। ब्लैंक वर्स को रिक्त छंद भी कहा जाता है। ब्लैंक वर्स, देखो वर्स का मतलब तो आप जानते ही हो, पोएट्री आप कह सकते हैं, काव्य आप कह सकते हैं। तो ब्लैंक वर्स यानी ऐसी पोएम का स्टैंजा, मतलब पोएम का ऐसा स्टैंजा जो ब्लैंक होता है, रिक्त होता है, ना कोई राइम होती है, मतलब इस तरीके की कोई चीज हमें इसमें देखने को नहीं मिलती। ब्लैंक वर्स इज ए पोएटिक फॉर्म। ब्लैंक वर्स एक पोएटिक यानी कविता का रूप, फॉर्म मतलब रूप है, दैट यूजेस जो कि यूज होता है अनराइम्ड लाइन्स, मतलब इसमें अनराइम्ड लाइन्स होती हैं, जो लाइन्स इसके अंदर होती हैं वो राइम नहीं करती, मैच नहीं करती, इसमें तुकबंदी नहीं होती। दैट फॉलोज जो फॉलो करती है ए सेट मीटर, मीटर को ऑफ एन प्राय एम्बिक पेंटामीटर। तो जो ब्लैंक वर्स होता है ये भी पोएटिक फॉर्म होता है जिसमें बिना तुक वाली लाइंस का यूज किया जाता है, जो एक निर्धारित मीटर और अक्सर एम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती है। इट्स बीन ए प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री सिंस 16th सेंचुरी, और यह अंग्रेजी कविता का एक मुख्य रूप रहा है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में जितनी भी इंग्लिश पोएट्री लिखी जा रही थी उसमें ब्लैंक वर्स का यूज सबसे ज्यादा किया जा रहा था। ये एक 16th सेंचुरी का बहुत ही प्रोमिनेंट यानी प्रमुख रूप रहा है इंग्लिश पोएट्री में। फीचर्स ऑफ ब्लैंक वर्स यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लैंक वर्स के। फर्स्ट पॉइंट है आपका ब्लैंक वर्स लाइंस नॉट राइम। जो ब्लैंक वर्स होती है यानी जो रिक्त कविता होती है उसमें कोई राइम नहीं होती। ब्लैंक का मतलब खाली होना, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, ये बिना राइम के लिखी जाती है। बट लेकिन इंस्टीड फॉलो ए पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, लेकिन इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन राइम स्कीम इसमें यूज नहीं की जाती। इसका सेकेंड फीचर है ब्लैंक वर्स इज ऑफन यूज्ड इन ड्रामेटिक एंड नरेटिव वर्ड्स।
ब्लैंक वर्स को प्राय ऑफन मतलब प्राय यूज मतलब प्रयोग किया जाता है इन ड्रामेटिक एंड नरेटिव वर्स, नाटकीय और कथात्मक पद्य, यानी कि जो नरेटिव कविता लिखी जाती है या जो नाटकीय कविता लिखी जाती है, इस तरीके की पोएम्स के अंदर ब्लैंक वर्स को यूज किया जाता है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। इसमें एम्बिक पेंटामीटर होता है और एक सेट मीटर भी होता है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है हिस्ट्री, यानी कि ब्लैंक वर्स की शुरुआत कब हुई, किस तरीके से हुई, कहाँ पर हुई। ब्लैंक वर्स ओरिजिनेटेड इन 16th century Italy as an adaptation of unrhymed poetry from ancient Greece और Rome। ब्लैंक वर्स जो स्टैंजा फॉर्म है, ओरिजिनेटेड मतलब उत्पत्ति हुई है इन 16th century यानी कि 16वीं शताब्दी में इटली में जो एंशिएंट ग्रीस और रोम की अव्यक्त कविता थी उसके रूपांतरण के रूप में ब्लैंक वर्स की शुरुआत की गई थी, यानी कि एंशिएंट ग्रीस और रोम की अनराइम्ड पोएट्री थी वहीं से अडॉप्ट किया गया था ब्लैंक वर्स को और ये इटली में ओरिजिन हुई थी, यानी इटली में इसकी शुरुआत की गई थी 16th century में 16वीं शताब्दी में। तो ब्लैंक वर्स की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई 16वीं शताब्दी में। उसके अलावा हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स टू इंग्लैंड इन द 1550। देखिए हेनरी हावर्ड और अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, शुरुआत की 1550 के दशक में। तो देखो अब ये जो ब्लैंक वर्स है इसको इंग्लैंड ले जाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे को, जिन्होंने 1550 ईस्वी में ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में शुरू किया था। यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट कुछ फेमस पोएट्स के नाम नोट किए हैं मैंने जिन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज अपनी पोएट्री में बहुत ज्यादा किया है, तो नाम आप भी नोट कर लीजिएगा। जॉन कीट्स, टेनिसन, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग एंड विलियम शेक्सपियर आर फेमस पोएट हु यूज्ड ब्लैंक वर्स, जिन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज अपनी पोएट्री में किया है। आपका जो थर्ड स्टैंजा फॉर्म है वो है द स्पेंसरियन स्टैंजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी समझिए। ये बात याद रखिएगा कि ये आप अलग अलग पोएम्स के स्टैंजा को पढ़ रहे हैं, इन सभी स्टैंजा को यूज करता है पोएट अपनी पोएट्री लिखने में और अलग अलग तरीके की होते हैं, सब में लाइंस अलग होती हैं, तुक अलग होती है, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो द स्पेंसरियन स्टैंजा इज ए 9 लाइन पोएटिक फॉर्म। जो स्पेंसरियन स्टैंजा होता है ये 9 लाइन यानी इसमें 9 पंक्ति होती है, यानी कि ये 9 पंक्ति की पोएटिक फॉर्म होती है। पोएटिक मतलब काव्य या कविता या पोएम, फॉर्म मतलब रूप। तो द स्पेंसरियन स्टैंजा इज ए 9 लाइन पोएटिक फॉर्म, ये 9 लाइन की पोएम होती है। दैट कंबाइंस एम्बिक पेंटामीटर विद एम्बिक हेक्सामीटर। दैट कंबाइंस जो कि बनी होती है एम्बिक पेंटामीटर विद एम्बिक हेक्सामीटर। तो जो स्पेंसरियन स्टैंजा होती है ये 9 लाइन की पोएट्री का रूप होता है जो एम्बिक पेंटामीटर को एम्बिक हेक्सामीटर के साथ जोड़ती है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एडमंड स्पेंसर फॉर हिज पोएम द फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर ने सबसे पहले इन्वेंटेड किया था, शुरू किया था या आविष्कार किया था स्पेंसरियन स्टैंजा का अपनी पोएम फेयरी क्वीन के लिए। तो एडमंड स्पेंसर की एक बहुत ही फेमस पोएम है फेयरी क्वीन। इसी पोएम में उन्होंने सबसे पहले स्पेंसरियन स्टैंजा को यूज किया था और इन्हीं के नाम पर इस स्टैंजा का नाम पड़ा द स्पेंसरियन स्टैंजा। तो ये 9 लाइन की पोएटिक फॉर्म होती है, इसमें 9 लाइन होती है, ये बात याद रखिएगा। इसमें एम्बिक पेंटामीटर भी होता है और एम्बिक हेक्सामीटर भी होता है। अब कितने लाइन में होता है यहाँ पर समझिए। इसकी जो ऊपर की 8 लाइन्स होती है यानी जो 8 लाइन होती है ये एम्बिक पेंटामीटर के साथ होती है, यानी कि इसमें टोटल कुल 9 लाइन होती हैं। एम्बिक पेंटामीटर में 8 लाइन होती है और उसके बाद एम्बिक हेक्सामीटर में 1 लाइन होती है जिसको अलेक्जेंड्रीन लाइन भी कहते हैं। और इसकी राइम स्कीम है द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स। 9 लाइन होती है और 9 लाइन की राइम स्कीम देखिए किस तरीके की होती है। ए बी बी सी सी, यानी पहली वाली लाइन मैच करती है तीसरी वाली लाइन के साथ, दूसरी वाली मैच करती है चौथी वाली के साथ और चौथी वाली 5वीं के साथ,
5वीं वाली 7वीं लाइन के साथ मैच करती है और छठी वाली लाइन 8वीं लाइन और 9वीं लाइन के साथ मैच करती है। यानी कि जो ए है ए के साथ मैच करेगा, एक जैसी तुक बनेगी। बी की बी के साथ, मतलब राइम स्कीम इसी तरीके से समझा जाता है और राइम स्कीम को इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया भी है, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप यूनिट नंबर 1 देख लेंगे तो यूनिट नंबर 2 समझना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइम स्कीम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ उसमें डिटेल में समझाया है। तो स्पेंसरियन स्टैंजा का राइम स्कीम यही होता है, आप नोट कर लीजिए। आपका जो 4th स्टैंजा फॉर्म है वो है टर्जा रायमा। तो अब टर्जा रायमा को समझते हैं। टर्जा रायमा इज ए पोएटिक फॉर्म। टर्जा रायमा एक काव्यात्मक रूप है, एक पोएट्रिक फॉर्म है, यानी कि एक स्टैंजा का रूप है। दैट यूजेज ए कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम टू क्रिएट स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स। इसमें एक जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, राइम स्कीम यानी तुकबंदी योजना टू क्रिएट बनाई जाती है स्टैंजाज ऑफ 3 लाइन्स कॉल्ड टेरसेट। टर्जा रायमा भी एक पोएटिक फॉर्म है और एक स्टैंजा होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम के साथ बनाया जाता है और ये 3 लाइन का होता है और 3 लाइन के स्टैंजा को टेरसेट कहा जाता है। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 में। द वर्ड टर्जा रायमा इज इटालियन फॉर 3rd राइम। और जो टर्जा रायमा है ये इटालियन वर्ड है। तो टर्जा रायमा इटालियन में तीसरी कविता के लिए है, यानी कि इसको 3rd राइम कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि ये भी एक स्टैंजा होता है जो कि 3 लाइन का होता है और 3 लाइन के स्टैंजा को टेरसेट कहा जाता है। इसकी राइम स्कीम को समझिएगा। द फर्स्ट लाइन एंड 3rd लाइन विद राइम टुगेदर। 3 लाइन का स्टैंजा होता है। 3 लाइन में जो पहली लाइन होती है और जो तीसरी लाइन होती है वो राइम करती है, मिलती है टुगेदर यानी एक साथ। एंड द लास्ट वर्ड, यहाँ पर वर्ड 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए, एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन इज 1 tercet rhymes with the first and 3rd lines of the next stanza। देखो, ये एक टर्जा रायमा स्टैंजा फॉर्म होता है। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा। तो 3 लाइन का होता है, 3 लाइन के बाद फिर दूसरा स्टैंजा शुरू होता है, फिर तीसरा स्टैंजा, मतलब इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। तो पहली लाइन मैच करती है तीसरी लाइन के साथ। यहाँ पर देखो, टर्जा रायमा के लिए जो एग्जाम्पल है मैंने नोट किया है, एक बहुत ही अच्छी पोएम है शैली की, ओड टू द वेस्ट वाइंड। इस पोएम में उन्होंने टर्जा रायमा को यूज किया है। तो टर्जा रायमा यानी कि 3 लाइन का स्टैंजा होता है। यहाँ पे देखो 3 लाइन का एक स्टैंजा है, फिर यहाँ पर 3 लाइन का एक स्टैंजा है। ये टेरसेट है और इसमें जो राइम स्कीम है उसको समझो। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पहली वाली लाइन को आप रीड कीजिए। ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटोमन्स बीइंग। पहली वाली लाइन का लास्ट वर्ड है बीइंग, तीसरी वाली लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लिंग। तो बीइंग, फ्लिंग, बीइंग, फ्लिंग, पहली वाली लाइन तीसरी वाली लाइन का राइम स्कीम मैच कर रहा है, तो इसके लिए हम ए और ए लिखेंगे, यानी कि राइम स्कीम एक जैसा है। अब दूसरी वाली लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है डेड, जो कि ना इन सब में मैच नहीं कर रहा। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा। अब अगले टेरसेट में आ जाओ। अब इसका पहली लाइन का लास्ट वर्ड है रेड और फिर तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है बेड। तो डेड, रेड, बेड, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये इसमें की दूसरी लाइन का राइम स्कीम अलग हो गया, तो अब अगला जो स्टैंजा होगा उसके साथ वो मैच करेगा। यानी टर्जा रायमा क्या होता है कि 3 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसको टेरसेट कहा जाता है। और इसमें जो राइम स्कीम की योजना बनाई गई है, पहली वाली लाइन पहले स्टैंजा के तीसरी लाइन के साथ मैच करेगी और पहले स्टैंजा की दूसरी लाइन अगले स्टैंजा के पहली और तीसरी लाइन के साथ मैच करेगी। अब उस दूसरे स्टैंजा की दूसरी लाइन तीसरे वाले स्टैंजा के पहली और तीसरी लाइन से मैच करेगी। तो यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा टर्जा रायमा में। तो आई होप कि अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ओरिजिन ऑफ टर्जा रायमा, यानी कि टर्जा रायमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहली बार टर्जा रायमा की शुरुआत 14वीं शताब्दी में की गई थी डांटे के द्वारा। डांटे का एक बहुत ही फेमस एपिक है द डिवाइन कॉमेडी। इसमें उन्होंने सबसे पहली बार टर्जा रायमा का यूज किया था, वहीं से टर्जा रायमा की शुरुआत हुई है। 14th सेंचुरी में दांटे ने अपना एक एपिक लिखा द डिवाइन कॉमेडी, उसमें उन्होंने टर्जा रायमा यूज किया, यहीं से इसकी शुरुआत हो गई। तो आई होप कि आज की वीडियो में आप अपने स्टैंजा फॉर्म्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से लगातार आप लोगों को अपने हर एक सब्जेक्ट पर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।